उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कल खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:15 बजे खोले जाएंगे कपाट। उत्तराखंड में उपचुनावों को लेकर पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज। चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी चुनावी मैदान में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर एसएसपी नवनीत भुल्लर ने की स्थानीय कारोबारियों के साथ बैठक। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा और पुलिस से जुड़े तमाम इंतजामों को व्यवस्थित रखने की अपील की। और उत्तराखंड समाज कल्याण कैबिनेट चंदन राम दास पहुंचे चंपावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उपचुनाव को लेकर की गई बातचीत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसका इंतजार पूरा देश कई वर्षों से कर रहा था। 2 साल से लगातार चारधाम यात्रा पर कोरोना का ग्रहण था, लेकिन इस बार ये ग्रहण खत्म हुआ है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में नृसिंह मंदिर में वैदिक पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद नरसिंह मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गए। दरअसल शाम को वे रात्रि प्रवास के लिए पांडुकेश्वर पहुंचे। शनिवार को रावल के साथ देवडोलियों ने बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। इसके साथ ही गाढ़ू घड़ा तेल कलश यात्रा भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। 8 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं नृसिंह मंदिर में इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने मंगल गीत गाए और यात्रा को विदा किया। इस दौरान जय बद्रीनाथ के जय घोष से भगवान नृसिंह की नगरी जोशीमठ गुंजायमान हो उठी। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि धाम में तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। साथ ही आर्मी बैंड की धुन पर सैकड़ों भक्तों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंची देवडोलियां कल जब कपाट खुलेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। भगवान बद्री विशाल जी की डोली उद्धव जी और कुबेर जी सहित गाड़ घोड़ी लेके पांडुकेश्वर बद्रीनाथ पहुंच चुकी है और भगवान के मुख्य द्वार पर प्रणाम करने के बाद श्रीमान रावल जी अपने कक्ष में चले गए। इधर उत्तराखंड में उपचुनावों को लेकर पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के चेहरे को घोषित भी कर दिया। चंपावत सीट से महिला प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस किस चेहरे पर उपचुनाव में दांव लगाएगी, इस पर रहस्य से पर्दा पहले नहीं उठ पाया था, लेकिन पार्टी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। चंपावत से सीएम धामी के सामने कांग्रेस से चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। धामी 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से जनता इस बार किसे तल चुनती है, क्योंकि पहले ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और भारतीय जनता पार्टी के ही अब अशोक रतोड़ी ने ये सीट छोड़ी पुष्कर सिंह धामी के लिए और अब पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से जनता किसे चुनती है, अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में टिहरी एसएसपी नवनीत भुल्लर ने यात्रा में ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा और पुलिस से जुड़े तमाम इंतजामों को व्यवस्थित रखने के लिए स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों से सुझाव लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश पुलिस को दिए। साथ ही कैंपिंग के जरिए नशा परोसने वाले संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एसएसपी नवनीत भुल्लर ने होटल राफ्टिंग और अन्य व्यवसाय से जुड़े मुद्दों पर लोगों के साथ बातचीत की है। उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में कारोबारियों का सुझाव लेकर उनकी शिकायतों को भी सुना। साथ ही क्षेत्र में किसी भी सूरत में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। तपोवन में संवेदनशील साईं घाट पर सैलानियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्नान के लिहाज से खतरनाक गंगा घाटों और तटों पर चेतावनी बोर्ड चस्पा किए जाएंगे। लीज पर लेकर होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस संचालित करने वालों को सत्यापित किया जाएगा। वहीं एसएसपी भुल्लर ने बताया कि सत्यापन में आपराधिक इतिहास मिलने पर संबंधित को क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्षेत्र के सभी वाटरफॉल में लोगों की सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। अतिक्रमण की समस्या पर उन्होंने एसडीएम और संबंधित विभागीय अधिकारियों के सहयोग से जल्द ही क्षेत्र में कार्रवाई शुरू करने की भी बात कही। इसके अलावा कप्तान ने राफ्टिंग व्यवसायियों को निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने व्यवस्थाओं को बनाने में स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की। इस तरीके से कि प्रदेश में चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो गई है, तो तरीके से कि प्रदेश में चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो गई है, तो उस संबंध में ही मुनिकीर्ति क्षेत्र में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, राफ्टिंग वाले जो व्यवसायी हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ये जो मीटिंग करी गई, इसमें इनकी क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं और इनकी तरफ से क्या सुझाव हैं और जो सुझाव ऐसे व्यवहारिक हैं जिनको कि इन्फोर्स करके व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। और कुछ बिंदु जो सामने आए हैं उन पर निश्चित तौर पे अगले 2 दिवस के अंदर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। जो मुख्य समस्या इनके द्वारा ट्रैफिक की बताई गई, ट्रैफिक के अलावा म्यूज़िक की समस्या है और उसमें 10 बजे से पहले भी कुछ लोग छतों पे अपना म्यूज़िक चलाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बताया गया, कुछ लोगों द्वारा मांग की गई। और कुछ जो साइनेज की इनके द्वारा डिमांड की गई कि घाटों पे कुछ साइनेज होने चाहिए जहाँ पे रिस्की है ना, तो वो सारे इनके सुझाव लिए गए हैं और अगले 2 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास चंपावत उपचुनाव को लेकर खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का जोरदार स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां कार्यकर्ताओं ने खटीमा की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री ने चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की। इस दौरान चंदन रामदास ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व और सरकार की तरफ से चंपावत चुनाव के निमित्त मुझे प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में आज मैं खटीमा पहुंचा हूं, जहां खटीमा के कार्यकर्ताओं ने मेरा जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, चंदन रामदास ने खटीमा के वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री धामी की मां पूर्णागिरी से चंपावत सीट से ऐतिहासिक विजय की कामना की। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ की, जहां के धारचूला ट्रैकर्स को मिलम ट्रैकिंग रूट पर जाने के लिए इनर लाइन परमिशन लेना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जल्द ही ट्रैकर्स को ये सुविधा मिल जाएगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मिलम ट्रैकिंग पर जाने के लिए ट्रैकर्स को आईटीबीपी, रेवेन्यू और फॉरेस्ट 3 जगह से परमिशन लेने के बाद एसडीएम धारचूला से पास जारी होता है। इसमें समय लगने के साथ ही ट्रैकर्स को असुविधा भी होती है। इसे देखते हुए एनआईसी के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम की ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन तैयार कराई जा रही है। इस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से यूजर्स चार्जेस जमा कराते हुए ट्रैकर्स कहीं से भी इनर लाइन की परमिशन ले सकते हैं। इससे ट्रैकर्स को भी सुविधा मिलेगी और डीईजीएस की आय भी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि एडीएम की अध्यक्षता में इसके लिए समिति भी गठित की जाएगी।
उत्तराखंड में बढ़ते मिलावटखोरों और निम्न गुणवत्ता वाले पनीर को लेकर मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जागरूकता कैंप लगाया, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त गढ़वाल आर.एस. रावत ने खाद्य सुरक्षा विभाग के कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं निम्न गुणवत्ता का पनीर व अन्य सामान न खरीदने का आग्रह किया गया। वहीं मसूरी के एक होटल पर आयोजित कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा और कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने संयुक्त रूप से उपायुक्त आर.एस. रावत के साथ अन्य खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों का शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस मौके पर फूड सेफ्टी के अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों उत्तराखंड में निम्न गुणवत्ता की पनीर की सप्लाई उत्तर प्रदेश से की जा रही है। इसे रोकने को लेकर लगातार विभाग की तरफ से कार्य किया जा रहा है। हाल ही में उनके तरफ से कई जगह छापेमारी कर सैकड़ों टन पनीर नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मिलावटी पनीर सेहत के लिए काफी हानिकारक है और लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित कर रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य और खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी कर मिलावटी पनीर के साथ अन्य मिलावटी सामग्री को पकड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कई लोगों की तरफ से होटल में लालच में आकर निम्न गुणवत्ता की पनीर को खरीद रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता जरूरी है। इसे लेकर पूरे उत्तराखंड में विभाग की तरफ से स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। पनीर तो एक आज की डेट में पकड़ा गया है और उसके जो कार्रवाई हमने की उसको बेस बनाते हैं हम सभी लोगों को व्यापार मंडल को अनुरोध भी किया है, एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी दी है कि जो गलत करेगा नियम अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, समय आने पे आप लोगों को खुद ही पता लगेंगे और कुछ बातों का खुलासा किया जाना विभागीय कार्रवाई के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैं समय आने पे आपको खुद पता लग जाएगा। लोकल फॉर वोकल को भी आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बेसिकली देखिए, हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और ये प्रधानमंत्री महोदय जी का भी एक मैसेज है कि आप लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कीजिए। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, विशेष रूप से रावत जी डिप्टी कमिश्नर, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आए हैं। बड़े ही सरल शब्दों में, उदाहरण के साथ में उन्होंने बताया है कि ये किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ पैसा कमाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत तरीके से जो है पनीर बनाया जा रहा है, दूध में मिलावट की जा रही है और परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है शहर में, और उसके फलस्वरूप हम लोग वही चीज़ भूलवश अपने पर्यटकों को परोस रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, एक प्रयोगशाला के रूप में हमने इसको आज आयोजित किया। इसमें मुख्य रूप से FSSAI और FDA विभाग द्वारा। और बात अब हरिद्वार जिले की कर लेते हैं, जहां रुड़की में एक निजी स्कूल में 12 साल से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। सुबह से ही सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को कोरोना के टीका लगवाया। दरअसल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर जगह जगह वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बच्चों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को टीका लगने के बाद उनको देखरेख में रखा गया है। उसके लिए अलग से एक कक्ष का प्रबंधन भी किया गया है। प्रदेश में इसी तरह अलग अलग विद्यालयों में टीकाकरण किया जा रहा है। इधर पर्यटन सीजन में पर्यटकों को अब पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पार्किंग की तलाश में पर्यटक वाहन ना भटकाएंगे और अब ना ही सड़कों पर जाम की स्थिति बनेगी। दरअसल DIG की पहल पर नैनीताल शहर की आधा दर्जन पार्किंग को QR कोड से जोड़ दिया गया है। नैनीताल और हल्द्वानी में पार्किंग और जाम की समस्या को देखते हुए सभी पार्किंग स्थलों को QR कोड से जोड़ दिया गया। इसके अलावा QR कोड वाहनों पर ही लगाया जाएगा, जिसको स्कैन करने पर गाड़ी की डिटेल मिलेगी। वहीं बारकोड स्कैन करते ही पुलिस को वाहन मालिक का पता चल जाएगा। पर्यटक QR कोड स्कैन कर पार्किंग स्थलों की अपडेट जानकारी अपने मोबाइल पर आसानी से ले सकते हैं। नैनीताल और उसके आसपास पार्किंग स्थल कहां है, किस पार्किंग की कितनी क्षमता है, QR कोड की व्यवस्था से ये सारी चीजें आसानी से पता चल सकती हैं। इसके अलावा फिलहाल 1000 QR कोड ट्रायल बेस पर आम जनता की गाड़ियों में भी लगाए जाएंगे। जाम के हालात पैदा होने पर पुलिस संबंधित गाड़ी के QR कोड को स्कैन करेगी। साथ ही गाड़ी की बेसिक इंफॉर्मेशन पुलिस को इसके साथ ही मिल जाएगी। वो कौन है, क्या है, तो हम जैमर ज्यादा से ज्यादा जैमर लगा सकते हैं।
इसके दो लाभ हैं बेसिकली। एक तो इलीगल पार्किंग, लोग अभी आप आसपास भी देखें तो कई लोग गाड़ियां लगा के, आप देखेंगे वहाँ पे बाइकें खड़ी है या गाड़ियां लगा के लोग चले जाते हैं, जिससे बाकी लोगों को परेशानी होती है या पुलिस प्रशासन को परेशानी होती है रोड क्लियर करने में, उनकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अगर किसी ने गाड़ी मेरी शॉप के आगे या मेरी गाड़ी के आगे लगा दी जिससे मेरा रास्ता बंद हो गया, मैं उससे कब तक वेट करूँगा उसका, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। अगर ये स्टिकर वहाँ पे लगा है, मैं इसे स्कैन करूँगा तो सेकंड में मैं उस गाड़ी के मालिक से बात कर सकता हूँ कि आपने आइए, आपने गाड़ी गलत लगा रखी, आपकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही, गाड़ी हटाइए, तो वो तुरंत वो काम वहाँ पे हो सकता है। पार्किंग की कम सुविधाएं रहती है, कई बार जो है लोग तुरंत चौराहे पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जैसे हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया, तो एक गाड़ी से एक लंबा जाम लगता है। तो अगर मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके कोई अगर इसका मालिक चला जाता है तो ये इसको अगर यातायात कर्मचारी इसको स्कैन करता है तो तत्काल जो है गाड़ी का ड्राइवर का जो है नंबर हमारे पास आ जाता है मोबाइल में, तो उसको मौके पे बुला के चालान करके गाड़ी को तुरंत वहाँ से वो जाम से निजात दिला दी सके। इसके अलावा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका अगर हमको कई बार ड्राइवर की आइडेंटिटी पता नहीं होती। इधर जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के सीमांत गांव मेलाघाट, सिसैया, बंदा, बगुलिया, बलवा, खैरानी, खेलड़िया, झाऊ परसा के सैकड़ों ग्रामीणों ने बाईपास पुल शारदा नहर में लिया सांकेतिक रूप से उन्होंने जल समाधि ली है। दरअसल खटीमा विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार पर दुख व्यक्त करते हुए और उनकी हार का खुद को जिम्मेदार मानते हुए सांकेतिक रूप से जल समाधि के लिए प्रस्तावित कर 3 मई को खटीमा प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। 7 मई को कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसी क्रम में ग्रामीणों ने शारदा नहर के जल में खड़ा होकर प्रायश्चित किया। साथ ही मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व पर आस्था, आशा और विश्वास और श्रद्धा व्यक्त किया। इस दौरान खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट, नायब तहसीलदार शुभांगिनी, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, झनकैया थानाध्यक्ष दिनेश भरतियाल सहित पूरा प्रशासन और जल पुलिस के कर्मी मौजूद रहे ताकि सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने ग्रामीणों से फोन पर बातचीत की, साथ ही ग्रामीणों से उनका हालचाल भी जाना। सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी ऐसा वो मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हम तो इसी क्षेत्र में पले बड़े हैं, तो हमारा गांव है। और जहाँ तक मुझे बताया गया अभी कि सिसैया है, बंदा है, बगुलिया है, खैरानी है, आसपास मेलाघाट के लोग हैं, खिलड़िया है, सब गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं सभी का आभारी हूँ और आप लोगों ने हमें हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पहले से बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और ऐसा कुछ नहीं, चुनाव है, चुनाव में होता है तो लोकतंत्र है और जो भी खटीमा क्षेत्र की जनता ने जो भी निर्णय किया है, जो भी उन्होंने जनादेश दिया है, वो सब मेरे सिर माथे पर है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहाँ पूरा देश आगे बढ़ रहा है तो हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। और चूंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ तो खटीमा से चुनाव में हारना या जीतना यहाँ के विकास को प्रभावित नहीं करेगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों के इस क्षेत्र में बहुत सारी जमीनों की समस्याएं हैं, यहाँ बंदा में सागर की समस्या है, खैरानी हो या हमारा आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ पर जल भराव की समस्या है। इतने सालों तक लगातार मैं पक्ष में रहा हूँ, चाहे विपक्ष में रहा हूँ, मैं विधायक के रूप में जब मैं विपक्ष में भी रहता था। कि जो यहाँ के 4-5 जो ग्रामीण गांव के ग्रामीण लोग हैं, सिसैया, बंदा, बगुलिया, खिलड़िया और मेलाघाट के लोगों को द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आगामी जो विधानसभा चुनाव उसमें हार कर इससे शुभ होकर इनको पश्चाताप के रूप में ये सांकेतिक जल समाधि ली जा रही है। यहाँ हमारे प्रशासन और पुलिस द्वारा इसका इंतजाम किए गए और ये हम प्रयास करें कि माननीय मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले लेंगे और एक सकारात्मक हल भी निकलवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के शासन लेवल का मामला है तो माननीय मुख्यमंत्री से हम वार्ता करवाएंगे इनकी और माननीय मुख्यमंत्री में विश्वास है कि वो इसका कोई हल निकालेंगे। लोगों का निजी मानना हो सकता है कि भी वो क्या कर रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि जल समाधि लेना या पश्चाताप करना ये कोई आवश्यकता नहीं है। वो पुरानी भूल को सुधारकर चंपावत में जाकर टनकपुर क्षेत्र में जाकर ऐतिहासिक विजय की ओर कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को आकर्षित करें और जो पिछला जो भी हुआ वो अपनी जगह पर है।
आगे का मार्ग प्रशस्त करके ऐतिहासिक विजय में अपना योगदान प्रदान करें। कोचे बगोलिया सिसैया बंधा बलुआ खैरानी बनमहोलिया झाऊ परसा खलड़िया नारायण नगर सारे लोग काफ़ी वंचित हैं। विकास के मुख्य धारा से हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी, जिनसे हमारी बड़ी आशाएं थी और हमें विश्वास था कि हमारे क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी जीत करके जाएंगे तो हमारा सारा विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई जिसके वजह से हमारे धामी जी हार गए। लेकिन सौभाग्य की बात है, हम लोग खुश हो गए कि हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बन गए। और आइए बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां किच्चा के पुलभट्टा थाना में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने यूपी के बरेली निवासी एक युवक को करीब 200 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिल से स्मैक की खेप पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के किच्चा आ रहा था। वहीं पुलभट्टा थाना प्रभारी विद्या दत्त जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने नशा तस्कर को रंगे हाथों स्मैक के साथ दबोच लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 30 लाख कीमत की 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर कब्जे में ले लिया। पुलभट्टा थाने में एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पकड़ा गया आरोपी फतेहगंज से सस्ते दामों पर स्मैक लाकर उत्तराखंड के किच्चा, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज क्षेत्रों में बेचने का काम करता था। वहीं आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने 5000 रुपए इनाम की भी घोषणा की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। क्षेत्र में जो है नशे की बढ़ती समस्या के दृष्टिगत उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर लगातार अभियान चलते रहते हैं चेकिंग के। इसी दौरान जो है जानकारी मिली तो उसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक व्यक्ति नईम खान जो कि सीबीगंज बरेली के रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। तो इसकी बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे की प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी और जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं उनको डेफिनेटली एक मैसेज मिलेगा। इधर उत्तराखंड के लाल कुआं में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अल्मोड़ा में बीती 2 मई को अनुसूचित जाति के दूल्हे को कुछ लोगों की तरफ से घोड़ी से जबरन नीचे उतारने का मामला सामने आया। वहीं गुस्साए अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने तहसील पहुंचकर अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर दूल्हे को जबरन घोड़ी से नीचे उतरवाने वाले दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान लोगों ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग तहसीलदार से की है। देखिए, निर्दयनीय अति निर्दयनीय घटना है। आज भी हम 21वीं सदी में ऐसा देखने को मिल रहा है। एक हमारा शिल्पकार समाज का व्यक्ति अपनी बारात लेकर वहाँ से जा रहा है, लेकिन जब ना उसके घोड़े से उतारा जा रहा है। ये बहुत ही निर्दयनीय घटना है और इसका आज संगठनों ने हमने संज्ञान लिया है और हमारी एक ही डिमांड है, ऐसी मानसिकता के लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने का कोशिश न करे और समाज में एक अच्छा माहौल जाए, ताकि हमारे शिल्पकार समाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है वो दबाने का प्रयास नहीं किया जाए। ये 2 मई को अल्मोड़ा के सल्ट तहसील में एक अनुसूचित जाति का दूल्हा था जिसकी बारात थी, तो उसको ज़बरदस्ती घोड़े से उतारा गया और कहा गया कि अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है वो घोड़े में नहीं बैठ सकता है। तो उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि लगातार मतलब जातिवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो सामंती समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो दोबारा इसी तरह रहें और जो गरीब लोग हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ, अनुसूचित जाति के लोग घोड़े में न बैठें। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा हमें क्या कहते हैं आरक्षण दिया गया, प्रमोशन में आरक्षण, ताकि हमारे लोग वहाँ सुरक्षित रह सकें। उत्तराखंड के अंदर ये लगातार घटनाएं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होते आई है और राज्य में कहा जा रहा है कि जो सरकार है अभी हमारी यहाँ पर राज्य में जो सरकार है वो उनका कहना है कि यहाँ पर हिंदुत्व की बात करते हैं, पूरे देश में हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर जो इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू जाति में नहीं आते हैं। एक तो यहाँ पर हिंदू
शिल्पकार और जो है यहाँ का कुमाऊं का दर्जा नहीं दिया गया उनको, उसके बाद भी यहाँ पर उनके साथ ऐसा व्यवहार। इधर मसूरी देहरादून मार्ग के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, वहीं उसकी चपेट में एक कार भी आ गई। बस में सवार 30 छात्र और 3 शिक्षक सहित बस का कंडक्टर और ड्राइवर भी था, जिसमें से 2 शिक्षक और 5 छात्र घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी लोगों को बस से रेस्क्यू करा लिया गया। वहीं घायलों को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने सभी छात्रों का हालचाल जाना। एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि घटना काफी बड़ी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बस एक सड़क से दूसरी सड़क के पैराफीट पर जाकर टकरा के रुक गई। उन्होंने कहा कि पूरी घटना में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 5 छात्र और 2 शिक्षक हैं, जिनका इलाज मसूरी के जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जैसे यहाँ से बस रन ओवर की ब्रेक किसी तरीके से नहीं लग पाया और गाड़ी स्किड कर गई। अच्छा, काफी बच्चे 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। तो आप लोग मुजफ्फरनगर से आए, टूर पे आए क्या? स्कूल के टूर पे? कौन से स्कूल है? एसडी इंजीनियरिंग। कितने बच्चे आ रखे आप लोग? 30 बच्चे। 30। और टीचर्स कितने थे? 3 टीचर। सब लोग सुरक्षित हैं? भाई सब कुछ हेल्प करते तक मैं आया तो देखा कुछ लोकल जो लोग लड़के हैं वो हेल्प करने के लिए यहाँ पर थे। ये लोग बहुत डरे हुए थे। कुछ जब हमने किसी को गाड़ी वाड़ी से निकाला तो 1-2 लड़के थे जिनके थोड़ी ज़्यादा नाक से खून आ रहा था कि वो चिल्ला रहे थे। हमने पहले उन्होंने बोला आप शांत हो जाओ, तो आपकी जो भी हेल्प कर पाएंगे। फिर मैंने अपनी मसूरी पुलिस जो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती है उन्हें कॉल की, तो वो भी मौके पे आ गए थे। उन्होंने 108 को कॉल की। इसमें जितने भी बच्चे कोई स्टूडेंट ग्रुप है हमने उनको निकाल लिया सुरक्षित। अच्छा, ये बस में 30-34 लोग थे। तो ये बच्चे हैं, बीटेक के बच्चे हैं। ये लोग मुजफ्फरनगर से आए थे, घूमने के लिए आए थे मसूरी। बाद घूमने के बाद ही वापस जा रहे थे। तो बता रहे कि इन्होंने भी बताया, सब लोगों से हमारी बात हुई तो कह रहे, ड्राइवर ही बता रहे कि बस ब्रेक फेल हो गए थे, जिस वजह से बस नीचे खाई में चली गई। कंडीशन तो बहुत खस्ता है और ये बस जो है हैदराबाद की है जी। और वैसे जो हमने पहले बस की थी, बच्चों ने जो बस की थी वो मुजफ्फरनगर की थी और वो एसी बस थी और बहुत अच्छी बस थी। लेकिन कल हमारे यहाँ आंधी तूफान आया तो उस बस में शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वजह से वो बस जो है हमें नहीं मिल पाई जी। तो रात में जो गणपति ट्रेवल्स वाले थे, जो बच्चों ने मुझे बताया, तो उन्होंने बच्चों को बताया कि नहीं कीजिए, वो बस आपकी नहीं जा पाएगी। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नई बस जो है हैदराबाद से अरेंज कर दी। मैं मौके पर हूँ। ये मसूरी से लौट रहे हैं बच्चे। ये मुजफ्फरनगर के एसडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के बच्चे हैं। ये काफ़ी बड़ा मोड़ है। इसमें मुझे लगता है ड्राइवर की सावधानी से या कुछ ब्रेक की कोई इशू रहा होगा। तो और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।